अहमद जमाल खामोशी से वहीं बैठा हुआ था। वक्त हो गया था। मैंने उसे आहिस्ता से कहा, आओ अहमद जमाल, और वो खड़ा हो गया। मैं उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता उस हिस्से की जानिब बढ़ने लगा जहाँ से हम तय खाने में पहुँच सकते थे। हनुमान की मूर्ति के सामने पहुंचकर मैं रुक गया। अहमद जमाल भी कुछ संजीदा नजर आ रहा था। उसने आहिस्ता से अपने लिबास में हाथ डाला और कोई चीज़ निकालकर मेरे हवाले करते हुए कहा, ये रख लो। मैंने चौंक कर उस चीज़ को देखा। पिस्तौल था, लेकिन उसकी नाल बेहद लंबी थी। इसकी क्या ज़रूरत है? रख लो, एहतियातन, हो सकता है इसके इस्तेमाल की ज़रूरत पेश आ जाए। वैसे इस पर शानदार किस्म का साइलेंसर लगा हुआ है, और अगर तुम्हें फायर करना पड़े तो बेधड़क फायर कर देना, आवाज़ नहीं होगी। नहीं मेरे दोस्त, मैं इन चीज़ों के इस्तेमाल का आदी नहीं हूँ। रख लो यार, 2 लाया हूँ, एक तुम्हारे लिए, एक अपने लिए। ये साइलेंसर तो बड़ी मुश्किल से दस्तयाब हो सकी हैं। ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए रख लेता हूँ, मैंने कहा और पिस्तौल अपने हाथ में ले लिया। हम दोनों हनुमान की मूर्ति के करीब पहुंचे और मैंने मूर्ति की खोपड़ी पकड़कर घुमा दी। हनुमान का सर घूम गया और इसके साथ ही दीवार में वो खला पैदा हो गया। अहमद जमाल कपकपाती आवाज़ में बोला, यार कमाल है, वाकई कमाल है। अगर तुम मेरी समझ में आ गए तो मैं समझूंगा कि सारी दुनिया समझ ली है मैंने। क्यों? मैंने हंसकर कहा। भला बताओ, तुम्हें यहाँ मंदिर में आए हुए जुमा 8 दिन भी नहीं हुए, ये मुहावरा भी पूरा नहीं होता, और तुमने मंदिर के ऐसे खुफिया रास्ते भी दरियाफ्त कर लिए। आओ, मैंने कहा, और इसके बाद मैं अहमद जमाल को उन सीढ़ियों से उतार कर तय खाने में ले गया। उस वक्त मेरे पास कोई मशाल नहीं थी, ना ही तय खाने में कोई मशाल रोशन थी। मैं अलबत्ता अपनी जेब में माचिस रख कर लाया था। अर्जुन दास ने जहाँ जहाँ मशालें रोशन की थी, मुझे उन जगहों के बारे में कुछ अंदाज़ा था। तारीकी में एक अजीब सी वहशतनाक खामोशी छाई हुई थी। मैंने माचिस जलाई और दीवार के करीब पहुंच गया। इसके बाद मैंने एक मशाल रोशन कर दी। मशाल रोशन हुई थी कि अचानक अहमद जमाल के मुंह से एक अजीब सी आवाज़ निकल गई। उसने वो दरवाज़ा बंद होते हुए महसूस किया जिससे गुजर कर हम आए थे। वो आहिस्ता से बोला, आकिल। हूँ, मैंने कहा, दरवाज़ा बंद हो गया है। फिक्र मत करो, खुल जाएगा, मैंने कहा। वो देखो, वो क्या है? मैंने उसके इशारे की सिमत देखा। मशाल बहुत थोड़े से हिस्से को रोशन किए हुए थी, जबकि तय खाना खासा वसी था। इसका अंदाज़ा मैं अच्छी तरह लगा चुका था। जो चीज़ अहमद जमाल ने मुझे दिखाई थी वो मेरे लिए भी कुछ नाकाबिल यकीन सी थी। बहुत फासले पर, काफ़ी फासले पर 2 मध्यम रोशनियां उभर रही थीं और आहिस्ता आहिस्ता उनमें चमक बढ़ती जा रही थी। मैं हैरान निगाहों से देखने लगा और फिर मुझे वो चीज़ नज़र आ गई। वो एक इंसानी खोपड़ी थी जिसकी 2 आंखें आहिस्ता आहिस्ता रोशन हो रही थीं। हमारे ऊपर रोशनी के दायरे उसी अंदाज में पड़े जैसे टॉर्च की रोशनी फेंकी जाती है, और वो दोनों रोशनियां हमें घूरती रहीं। मैं खुद भी एक लम्हे के लिए साकित हो गया था। ये मंजर मेरे लिए नया था। रोशनियां मुझे देखती रहीं और फिर मैंने अहमद जमाल का हाथ पकड़कर कहा, आओ ज़रा हम इन्हें करीब से देखें। अहमद जमाल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरे साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में भी मैंने साइलेंसर लगा हुआ पिस्तौल देखा था। इरादा तो मेरा ये था कि और भी मशालें रोशन करूं, लेकिन रोशनियों ने हमें अपनी जानिब उलझा लिया। हम कदम कदम आगे बढ़ते रहे और फिर अचानक ही अहमद जमाल के हलक से एक आवाज़ निकल गई। उसे किसी चीज़ से ठोकर लगी थी। एक तेज़ आवाज़ हुई। गालिबन किसी धात का बर्तन गिरा था और ज़मीन पर लुढ़क रहा था, लेकिन उसकी भयानक आवाज़ पूरे तहखाने में फैल गई और कानों को ऐसी हौलनाक लग रही थी कि रोंगटे खड़े हो जाएं। साथ ही वो दोनों रोशनियां अपनी जगह तब्दील करने लगीं। मैंने इंसानी खोपड़ी का निशाना लिया और फायर करने के बारे में सोचा, लेकिन अचानक ही दोनों रोशनियां बुझ गईं और इसके फौरन बाद तहखाने में तेज़ रोशनी फैल गई और अहमद जमाल ने चौंक कर इधर उधर देखा। दीवारों में लगी हुई 5-6 मशालें खुद ब खुद रोशन हो गई थीं और तहखाना पूरी तरह जगमगाने लगा। मैं और अहमद जमाल अपनी जगह साकित खड़े खौफजदा निगाहों से इधर उधर देख रहे थे। तिलिस्मी मंजर कुछ और ज़्यादा तिलिस्मी हो गया। हमने खोपड़ियों के वो कितार देखी जो मैं पहले भी देख चुका था। दीवारों में लगे हुए उन ढांचों को देखा और दूसरे लम्हे हमारे जिस्मों में सनसनी सी दौड़ने लगी। मेरी अपनी ये हालत थी तो मैं जानता था कि अहमद जमाल की हालत भी इससे मुख्तलिफ नहीं होगी। खोपड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से रेंग रही थीं और यूँ महसूस हो रहा था जैसे उनके पूरे जिस्म मौजूद हों। वह जिस्मों की लंबाई के मुताबिक ही फ़िज़ा में ऊंची उठ गई थीं और यूँ महसूस हो रहा था जैसे उनके नज़र न आने वाले जिस्म कदम ब कदम हमारी जानिब बढ़ रहे हैं। अहमद जमाल मुतवाहिश निगाहों से इधर उधर देख रहा था। दूसरा मंजर इससे भी ज़्यादा हैरतनाक था। वो ढांचे जो दीवारों में कीलों से लटके हुए थे अपनी जगह छोड़कर नीचे उतर आए। वो बिल्कुल जिंदा इंसानों ही की मानंद हमारी जानिब देख रहे थे
और फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह तब्दील की और हमारी सिमत बढ़ने लगे। उसके सूखे हुए हाथ आगे को उठे हुए थे, जैसे वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हों। अहमद जमाल सरसराते हुए लहजे में बोला, क्या मैं इन पर फायर करूं? नहीं, अभी नहीं, मैंने आहिस्ता से कहा। एक सिमत से वो खोपड़ियां हमारी जानिब बढ़ रही थी तो दूसरी जानिब से ये इंसानी ढांचे। ये मंजर नाकाबिल यकीन था। मैं तो शायद अपने आप को संभाल सकता था, लेकिन मुझे खौफ ये था कि कहीं अहमद जमाल अपना जहनी तवाज़ुन न खो बैठे। इस औलनाक मंजर को बर्दाश्त करना बड़ा ही मुश्किल काम था। ढांचे अपनी तरतीब तब्दील करने लगे। यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो हमारे भागने के रास्ते बंद कर रहे हों और किसी भी कीमत पर हमें ना निकलने देना चाहते हों। अहमद जमाल के चेहरे पर खौफ के आसार बेशक थे, लेकिन मैं जितना उसकी तरफ से खौफजदा था, उसकी कैफियत इतनी ख़राब नहीं मालूम होती थी। इसका मतलब है कि दिलेर आदमी है और हालात का मुकाबला करना जानता है। अभी तक उसने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई शायद इसलिए नहीं की थी कि मेरी तरफ से इशारा नहीं मिला। साइलेंसर लगा हुआ पिस्तौल उसके हाथ में मौजूद था और मैं ज़रा सी जुम्बिश करता तो वो गोली चला सकता था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि गोली चलाने का अंजाम क्या होगा। अलबत्ता इस बात का खौफ मुझे बेशक था कि कहीं किसी तहखाने में हमारी मौजूदगी का इल्म बाहर मंदिर वालों को ना हो जाए। ऐसी हालत में हमें ऊपर से भी बासानी घेरा जा सकता था। इस बात के इम्कानात तो थे कि मंदिर का बड़ा पुजारी और दूसरे पुजारी इस तहखाने की मौजूदगी से वाकिफ़ हों। चुनाचे एहतियात लाजमी चीज़ थी। इधर हौलनाक ढांचे बड़ी तंजीम के साथ हमारा घेराव कर रहे थे और इसके बाद उन्होंने एक एक कदम हमारी जानिब बढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे मंजर को अगर कोई आम आदमी देख लेता तो उसका दिल खौफ से ही धड़कना भूल जाता, लेकिन अहमद जमाल एक पुलिस ऑफिसर था और मैं ऐसे खौफनाक मनाजिर का आदी। चुनाचे हम दोनों ही ने खुद को संभाले रखा, लेकिन ढांचों की कैफियत तब्दील होती जा रही थी। उनके अंदाज में जुनून पैदा हो गया। उनकी हड्डियां चमक रही थीं, एक भयानक रोशनी उनमें से फूट रही थी। फिर हमने उनके दांतों से खून टपकते हुए देखा। ये पहले से भी ज़्यादा खौफनाक मंजर था। खून की धारें उनके मुंह से नीचे गिर रही थीं और उनके जिस्म की हड्डियां दागदार होती जा रही थीं। साथ ही उनके मुंह से सिसकारियां से निकल रही थीं और हल्की हल्की आवाज़ें फिजा में गूंजने लगी थीं। आवाज़ों का अंदाज इतना हैजान खेज था कि अब अहमद जमाल अपने आप पर काबू नहीं पा सका। उसने पिस्तौल सीधा किया, ढस की आवाज़ उभरी और गोली एक ढांचे की पसलियों पर पड़ी। लेकिन बस गोली की आवाज़ हुई, पसली का कुछ नहीं बिगड़ा। अहमद जमाल ने चारों तरफ घूमकर उन ढांचों पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। वो इसी तरह अपने मखसूस अंदाज में आगे बढ़ रहे थे और उनका फासला हमसे कम होता जा रहा था। यकीनी तौर पर उनके आगे बढ़ने की वजह बेकार नहीं थी, बल्कि अगर वो हमारे करीब पहुंच जाते तो फिर कोई ऐसा ही अमल होता जो हमारे लिए शदीद नुकसानदेह साबित हो सकता। इस बात के इम्कानात भी थे कि ये सिर्फ खौफजदा करने की कोशिश ना हो, बल्कि ढांचे हमें पीस ही डालें। इस तहखाने में जो मनाजिर नजर आए थे, उससे यह अंदाज़ा साफ हो जाता था कि यहाँ खून रेजी कोई अनोखी बात नहीं है, बल्कि ऐसा होता रहता है। और इस बात के इम्कानात भी थे कि यह सब कुछ इन ढांचों के ज़रिए ही किया जाता रहा हो। पुरुषोत्तम लाल यकीनी तौर पर एक ख़तरनाक आदमी था और अब अगर फौरी तौर पर कोई कार्रवाई ना कर ली जाती तो हमाकत के मुतरादिफ होती। लेकिन अपने आप को आजमाने की एक और कोशिश मेरे लिए बड़ी सनसनीखेजी की हामिल थी। मैंने अपनी जहनी कुव्वतों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मैंने उन ढांचों को घूम कर देखा, परवाज करती हुई खोपड़ियों पर निगाहें जमाईं और इसके बाद मैंने अपनी जहनी कुव्वतें उन पर मुर्तकिज कर दी और गुर्राए हुए लहजे में कहा, रुक जाओ, तुम्हें रुक जाना है। तुम्हारे कदम अब आगे नहीं बढ़ने चाहिए। तुम में से कोई आगे ना बढ़े। रुक जाओ, अपनी जगह रुक जाओ। मैं कहता हूँ रुक जाओ। मैं घुर्राई हुई आवाज़ में कह रहा था। अहमद जमाल मुतवाहिश निगाहों से चारों तरफ देख रहा था और फिर एक मामूली सी तब्दीली रूनमा हुई। ढांचे रुके तो नहीं थे, लेकिन शायद आगे बढ़ने की कोशिश में कामयाब नहीं हो रहे थे। उनके कदम उठ रहे थे, लेकिन अब वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अलबत्ता अपनी जगह वो मुसलसल कोशिशों में मसरूफ़ थे और यूँ लगता था जैसे आगे बढ़ने के लिए वो अपनी जिस्मानी कुव्वतों को पूरी तरह इस्तेमाल कर रहे हों। और ये तब्दीली मेरे लिए खुशगवार थी। मैं मुसलसल अपनी जहनी कुव्वतों के ज़ेरे असर उन्हें रोक रहा था और वो ताकत सरफ कर रहे थे। अब उनके हलक से ऐसी आवाज़ें निकल रही थी जैसे कोई जिंदा इंसान किसी बहुत बड़े वज़न को धकेलने की कोशिश करता है और इसमें अपनी तमाम तर कुव्वतें सरफ कर देता है। उनकी आवाज़ें शदीद से शदीद तर होती चली गईं। फिर मैंने उन्हें टूटते हुए देखा। इस कुव्वत आजमाई से उनके जिस्मों की हड्डियाँ टूट रही थीं, मगर वो फिर भी ताकत सरफ कर रहे थे। उनमें से कई के बाजू टूटकर गिर गए और वो पलटकर अपनी कमर से उस वज़न को हटाने के लिए ताकत सरफ करने लगे जो उनके रास्ते में आ गया था। ये वज़न मेरी आवाज़ का वज़न था और आवाज़ के इस हिसार को वो तोड़ नहीं पा रहे थे।
अहमद जमाल का पिस्तौल वाला हाथ नीचे लटक गया और वह फटी फटी आंखों से उन ढांचों को देख रहा था जिनकी हड्डियों के टूटने की जोरदार आवाज़ें अब फिजा में काफ़ी बुलंद हो गई थीं। उनमें से कोई मुकम्मल तौर पर टूटकर गिरता तो उसकी चीख सुनाई देती, बिल्कुल जिंदा इंसानों जैसी चीख, और रफ्ता रफ्ता वो तमाम ढांचे बुरी तरह टूट फूट गए। उनकी हड्डियां अतराफ में बिखर गईं और आखिरी ढांचा भी जब अपनी असली हैयत खो बैठा तो वहाँ खामोशी तारी हो गई। मगर अहमद जमाल का चेहरा बुरी तरह सुर्ख हो रहा था। फिर यूं लगा जैसे बहुत से मनाजिर एक दूसरे में मदगम हो गए हों। दीवारें चलती हुई महसूस हुई थीं, मंजर तब्दील होता हुआ महसूस हुआ था। और इसके बाद हमने तेज़ रोशनी की जद में एक दराज कामद आदमी को देखा जो गर्दन से लेकर टखनों तक मखसूस अंदाज में धोती बांधे हुए था। उसका जिस्म मजबूत और तवाना था, दाढ़ी लंबी सी थी, आंखें सुर्ख और बाल जटाओं की शक्ल में बिखरे हुए। उसके हाथ में एक त्रिशूल था जिसे उसने ज़मीन पर टिकाया और अपना दाहिना हाथ उठाकर गरजदार आवाज़ में बोला, श्री शंभू, श्री शंभू। हमको क्या मालूम था महाराज कि हमारे बीच कोई ज्ञानी आया है। स्वागतम स्वागतम, हम आपका स्वागत करते हैं महाराज। भूल हो गई, देखा नहीं था, गौर नहीं किया था, मालूम नहीं किया था कि आने वाला कौन है। और ये तो सब मुहाफिज हैं जो हमारे इस स्थान की हिफाजत करते हैं। श्री शंभू, श्री शंभू। मैं और अहमद जमाल कड़ी निगाहों से उस साधु का जायजा ले रहे थे, और अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था तो यही पुरुषोत्तम लाल था। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। अहमद जमाल की तो जैसे आवाज़ ही बंद हो गई थी। उस शख्स ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ त्रिशूल ज़मीन पर रखा, दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए, फिर उन्हें एक दायरे की शक्ल में लहराता चला गया। और इसके बाद जो मंजर सामने आया वह पहले से भी ज़्यादा हैरतनाक था। देखते ही देखते उस तहखाने की फिजा तब्दील हो गई। ना वहाँ ढांचों की तबाहशुदा हड्डियाँ रहीं और ना माहौल की वो कैफियत, बल्कि अभी एक साफ़ सुथरी जगह हो गई थी जहाँ बैठने के लिए नशिस्तें भी लगी हुई थीं और माहौल भी बेहद खुशगवार था। ठंडी हवा के झोंके बिखरे हुए थे और सारी गलाजत और गंदगी वहाँ से साफ हो गई थी जो थोड़ी देर पहले इस तहखाने में बिखरी हुई थी। मैं दिलचस्प निगाहों से पुरुषोत्तम लाल को देखता रहा, लेकिन बदली हुई इस कैफियत पर अहमद जमाल के लिए अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया। ताहम मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे संभाला। पुरुषोत्तम लाल ने सामने पड़ी हुई नशिस्तों की तरफ इशारा करके कहा, पिधारिये महाराज, पिधारिये। पुरुषोत्तम लाल आपको जल कुंड में खुश आमदीद कहता है। यह जल कुंड है महाराज, हमारा स्थान, और हम किसी ऐसे महान ज्ञानी का बड़ा एहतराम करते हैं जिसके पास अपना भी कुछ हो। आप बैठिए महाराज, किसी किस्म की चिंता ना कीजिए। बड़े आदमियों के साथ कभी बुरा सलूक नहीं करते। बैठिए। वो खुद भी सामने बैठ गया। मैंने अहमद जमाल को बैठने का इशारा किया और अहमद जमाल बैठ गया। तब मैं भी उसके सामने बैठ गया। पुरुषोत्तम लाल नाम है हमारा, महाराज को किस नाम से पुकारें? मेरा कोई नाम नहीं है, मैंने जवाब दिया। नाम तो संसार में हर एक का होता है, भला कौन है जो गुमनाम है? हाँ, ये दूसरी बात है कि महाराज नाम बताना ना चाहें। हालांकि इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। पुरुषोत्तम लाल ज्ञान का पास करता है और ज्ञानियों को बड़ा दर्जा देता है। खैर, आपकी मर्जी। इधर कैसे आना हुआ? तुमसे कुछ बात करनी थी पुरुषोत्तम लाल। हुक्म दे महाराज, क्या बात करनी थी? कुछ मालूमात करना चाहते हैं तुमसे। अगर मुझे मालूम है तो ज़रूर बताऊंगा महाराज, पूछिए। अजय चंद को जानते हो? मैंने सवाल किया। अजय चंद? बहुत से अजय चंद हैं महाराज। किसी खास अजय चंद की बात कर रहे हैं आप? हाँ, पीतल नवाज का अजय चंद। ओहो, महाराज मथुरा से आए हैं? पुरुषोत्तम लाल ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका मतलब है कि तुम पीतल नवाज के अजय चंद को ज़रूर जानते हो। हमारा दास है महाराज, क्यों ना जानेंगे, मगर उससे क्या काम पड़ गया आपको? और आप उसे पीतल नवाज में तलाश करने की बजाय इधर कैसे आ गए? वो पीतल नवाज से भाग कर आया है पुरुषोत्तम लाल। भाग कर आया है? हाँ, तुमसे बहुत सी बातें मालूम करनी है मुझे। तो पूछे ना, अनोखी बातें कर रहे हैं आप तो। वो पीतल नवाज से भाग आया है। क्यों भाग आया है? हमें तो उसकी कोई खबर ही नहीं हुई। वो यहाँ वीरगढ़ में आया है और आपसे मिलना चाहता है। हम यहाँ मौजूद नहीं थे, मगर जब हमारे स्थान पर कुछ अजनबी पाँव पहुँचे तो हमें खबर हो गई, और इसके बाद जो कुछ हमने देखा महाराज, उसे देखकर यह अंदाज़ा हुआ कि कोई मामूली आदमी नहीं आया है हमारे स्थान पर। मगर महाराज, एक बात हम आपसे पहले कह दें, वो ये कि हम आपका स्वागत तो कर सकते हैं, आपको ताज़ीम दे सकते हैं, मगर यहाँ रुकना कभी नहीं। महाराज, कोई भी हो, जो कोई भी नाम है तुम्हारा, यहाँ रुकना मत। यह हमारा घर है, यहाँ हमें अपना काम करना है। किसी और को कोई काम करने की इजाज़त कम से कम हम अपने घर में नहीं दे सकते। समझ रहा हूँ, अच्छी तरह समझ रहा हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। समझ रहे हैं तो फिर बताने की ज़रूरत नहीं है।
तो फिर यह बात तय हुई कि आप यहाँ रुकने की कोशिश नहीं करेंगे। नहीं, अगर तुम मेरा काम कर दो तो फिर आप बताइए क्या काम है। पीतल नवास के मंदिर में एक देवी है, नाम है उसका कमलेश्वरी। है महाराज। कमलेश्वरी कौन है? इसका क्या मतलब हुआ? तुम खुद ही तो कह चुके हो कि वो एक देवी है। नहीं, इसके अलावा भी वो बहुत कुछ है पुरुषोत्तम लाल, मैंने कहा। और अब पुरुषोत्तम लाल के चेहरे पर चौंकने के आसार नमूदार हो गए। उसने मुझे गौर से देखते हुए कहा, अगर वो इसके अलावा भी कुछ और है महाराज, तो फिर आपको उससे क्या गर्ज? वो जो कोई भी है, अब तो पीतल नवास की दासी है और संसार वालों को उससे बड़े फायदे पहुंचते हैं। आप चाहें तो पीतल नवास जाकर मालूम कर सकते हैं। बड़े पुजारी हैं उसके, और उसके जरिए हिंदू धर्म को बड़ा मान मिल रहा है। आपको कोई तकलीफ तो नहीं इससे? पुरुषोत्तम लाल, मुझे कमलेश्वरी के बारे में बताओ। दर हकीकत वो हिंदू लड़की नहीं है, बल्कि मुझे शुबा है कि वो मुसलमान है। तुम्हारा उससे क्या वास्ता है महाराज? इस बात का जवाब दो। इसकी बजाय बेहतर ये नहीं होगा पुरुषोत्तम लाल कि तुम खुद मुझे ये बता दो कि वो कौन है? ये बहुत बड़ा फेर है महाराज, इस फेर में ना पड़ो। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, या जो कोई भी कमलेश्वरी के बारे में जो कुछ जानना चाहता है उसके लिए भी अच्छा होगा। तुम उसके बारे में कुछ ना मालूम करो। पुरुषोत्तम लाल, कमलेश्वरी कौन है, मुझे उसके बारे में तफसील बताओ। इसके अलावा अजय चंद कहाँ है, ये भी तुम्हें ही मालूम करके मुझे बताना होगा। इसका मतलब है कि महाराज कि तुम हमारे घर में बैठकर हम पर हुक्म चलाना चाहते हो। पुरुषोत्तम लाल ने हुर्राई हुई आवाज में कहा, कभी कभी ऐसा होता है पुरुषोत्तम लाल, हमने तुम्हें इज्जत दी है, हालांकि तुमने हमें नुकसान पहुंचाया है, मगर यूं लगता है जैसे तुम्हें गलतफहमी हो गई है। कैसी गलतफहमी? हमारे बीर मारकर तुम ये सोचने लगे कि तुमने हमारी ताकत खत्म कर दी है। ऐसा नहीं है पुरुषोत्तम लाल, सचमुच मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, ना ही मैं तुम्हें यहाँ कोई नुकसान पहुंचाने आया हूँ। मैं मथुरा के पीतल नवास मंदिर की दासी के बारे में तुमसे मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। मुझे उसके बारे में बता दो, मैं चला जाऊँगा। ऐसा क्यों चाहते हो? ये मेरा मामला है। तुम्हारा कोई मामला है तो मेरा नहीं हो सकता। यूं समझ लो कि ये राज मैं किसी को नहीं दे सकता, मुझे देना पड़ेगा जबरदस्ती, जैसे भी समझ लो। तब फिर मजबूरी है, हमारा मुकाबला होगा। एक बात बता दो, क्या कौन सा वंद रखते हो? गुरु कौन है तुम्हारा? कहीं ऐसा ना हो कि एक ही वंद के दो टकरा जाएं। मेरी हकीकत मालूम करना चाहते हो पुरुषोत्तम लाल? हाँ, ये बात तुम भी जानते हो कि एक वंद रखने वाले कभी आपस में नहीं लड़ते, वरना गुरु के अताब का शिकार हो जाते हैं और गुरु दोनों से शक्ति छीन लेता है। मैं तुम्हारे गुरु पर लानत भेजता हूँ। मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मेरी आंखों में देखो। सो तो देख रहा हूँ, मगर तुम। उसने बेख्तियार मेरी आंखों में देखा और उसके जिस्म को झटका लगा। मक्कार साधु, मैं मुसलमान हूँ और अब तू? मैंने उसे अपनी आंखों के शहर में जकड़ते हुए कहा, और अब तू बताएगा कि कमलेश्वरी कौन है? मगर अचानक ही पुरुषोत्तम लाल उछलकर खड़ा हो गया था। तू ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता तू। उसने इधर उधर देखा और फिर एक तरफ दौड़ गया। गालिबन वहां शराब की बोतलें रखी हुई थीं। उसने एक बोतल उठाई, दीवार से मारकर तोड़ी। शराब की बू फैल गई थी, मगर उसने दूसरा काम जो किया वो खतरनाक था। टूटी बोतल का एक नोकदार टुकड़ा उसने अपने शाने में भोंक लिया। मेरा शहर उसकी आंखों के रास्ते जहन तक पहुंच रहा था और उसे मुतासिर कर रहा था, मगर उसने अपने शाने में जख्म डालकर उस शहर से आज़ाद होने की कोशिश की थी। तुझे बताना होगा पुरुषोत्तम लाल, मैंने कहा। मर जाऊंगा, नहीं बताऊंगा। उसने बोतल का दूसरा टुकड़ा अपने पेट में उतार दिया। मरने से पहले तू मुझे बताएगा, समझा पुरुषोत्तम लाल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने एक लंबा नोकदार सुआ उठाकर अपने बदन में उतार लिया और फिर अपने जिस्म पर जख्म लगाने लगा। उसकी इस शदीद मुदाफियत ने मुझे भी हैरान किया, मगर मैं अपनी नाकामी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं उस पर मुसलसल दबाव डाल रहा था। फिर उसने एक अनोखी हरकत की। शराब की एक बोतल उसने अपने सर पर उलट ली, फिर दूसरी और फिर तीसरी। वो शराब में नहा गया। फिर उसने एक मशाल उतारकर अपने बदन से लगा ली। उसके पूरे जिस्म से शोले उबल पड़े। वो मुसलसल बोले जा रहा था, बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि वो, नहीं बताऊंगा कि वो। शोलों ने उसकी जुबान बंद कर दी। वह सूखी लकड़ी की तरह जल रहा था। फिर वो जमीन पर बैठ गया। किसी जिंदा इंसान के जलने का यह मंजर बेहद भयानक था। मुझे खामोश होना पड़ा। अहमद जमाल वाकई काबिले दाद था कि उसने इन खौफनाक वाकयात में अपना जहनी तवाज़न कायम रखा था और मुसलसल मेरे साथ अमल कर रहा था। मेरे सामने पुरुषोत्तम लाल की खाकस्तर लाश पड़ी हुई थी। वो जलकर कोयले की मानंद स्याह हो चुका था और उसके बदन में जगह जगह सुराख हो गए थे, जिनसे जला हुआ खून उबल रहा था। मैंने इस भयानक माहौल में अब रुकना मुनासिब नहीं समझा। कोई फायदा नहीं था। चुनाचे मैंने अहमद जमाल को वापसी का इशारा किया और अहमद जमाल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर बोला, वापस चलें? हाँ, अब यहाँ रुकना बेकार है। क्या ये जादूगर वाकई ख़त्म हो गया?
इम्कान तो यही है, तुम इसकी जली हुई लाश को देख लो, अब इसमें जिंदगी की कोई रिमक बाकी नहीं रही। इतना बड़ा काम हो गया, अहमद जमाल के मुंह से बेयकीनी के अंदाज में निकला। मैंने खामोशी से उसका हाथ थामते हुए बाहर जाने का रास्ता इख्तियार किया। पुरुषोत्तम लाल की कार्रवाई से यहाँ का माहौल बेशक तब्दील हो गया था, लेकिन जगह तब्दील नहीं हुई। हम सीढ़ियाँ अबूर करके ऊपरी हिस्से में पहुंच गए और इसके बाद बाहर निकलने के लिए वही चोर रास्ता इस्तेमाल किया जिससे मैंने शरदा को निकाला था और जो बाहर के अजनबी लोगों में सिर्फ मुझे ही मालूम था। रात की तारीकी में हम दोनों तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ते रहे। अहमद जमाल के दिल में ना जाने क्या क्या तसव्वुरात होंगे, लेकिन जो वाक़यात पेश आ चुके थे उन्हें याद करने के बाद उसे अपने हवास पर काबू पाना मुश्किल ही हो रहा था और रास्ते भर की खामोशी इसी बात का इजहार कर रही थी। यहाँ तक कि वो अपनी रिहाइशगाह पर पहुँच गया और इसके बाद उसने आजिज़ी से कहा, आकिल भाई आइए अंदर आ जाइए। मैंने कोई एतराज़ नहीं किया। अहमद जमाल ने अपने रहने की जगह बहुत साफ़ सुथरी और खूबसूरत बनाई हुई थी। उसके बारे में खासी तफसीलात मुझे मालूम हो गई थीं जो उसने खुद ही बताई थीं। यहाँ उसके पास बस एक मुलाजिम था जो सो रहा था और अहमद जमाल ने उसे जगाने की कोशिश नहीं की। वैसे भी वो एक बूढ़ा आदमी था और गालिबन अहमद जमाल से उसका कोई ख़ानदानी ताल्लुक भी नहीं था। वह मुझे अपने साथ लिए हुए कमरे में आ गया और फिर मुझसे माजरत करके एक सोफ़े पर दराज हो गया। उसने आंखें बंद कर ली थीं। मैं भी खामोशी से सोफ़े की पुश्त से गर्दन टिकाए बैठा सोचों में गुम रहा। मैं अहमद जमाल को भी अपने हवास से दुरुस्त करने का मौका देना चाहता था। कुछ देर के बाद उसने सीधे होते हुए कहा, बाखुदा यकीन नहीं आता कि वीरगढ़ की तकदीर से काली स्याही अचानक किस तरह मिट गई कि अब उसका नामो निशान बाकी नहीं है। आप गौर भी नहीं कर सकते आकिल साहब कि वीरगढ़ में एक नए दौर का आगाज़ हो गया है। यहाँ पुरुषोत्तम लाल की नहूसतें मुसल्लत थीं और जितने बुरे काम होते थे सभी उसी के हवाले से होते थे। यहाँ के हिंदू मुसलमान के सरों पर सवार रहते थे और ये सिर्फ पुरुषोत्तम लाल के बल पर होता। हालांकि आम लोग बुरे नहीं हैं और मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन बस इधर से कोई शोशा छोड़ा जाता और उसके बाद ना जाने क्या क्या कार्रवाइयाँ होने लगती। ये वीरगढ़ की तारीख है और तवील अरसे से इस तारीख पर पुरुषोत्तम लाल की नहूसतें छाई हुई थीं, लेकिन ऐसा हो गया। ये बात शायद बरसों तक लोग तस्लीम ना कर सकेंगे। मैंने अहमद जमाल को देखते हुए कहा, लेकिन अहमद जमाल मेरी राय है कि इस बारे में मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की जाए। समझा नहीं? पुरुषोत्तम लाल की मौत का कोई ऐलान नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर किसी और जरिए से तय खाने में उसकी लाश दरियाफ्त हो जाए या फिर किसी तरह किसी को उसके बारे में मालूम हो जाए तो दूसरी बात है, लेकिन तुम इसके बारे में मुकम्मल खामोशी इख्तियार करोगे, किसी शख्स से कुछ नहीं कहोगे, यहाँ तक कि उस बड़ी शख्सियत से भी जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। गालिबन सागर स्वरूप था उसका नाम। जी, सागर स्वरूप जी से तुम कुछ नहीं कहोगे पुरुषोत्तम लाल के बारे में। जो कुछ हुआ है उसे अपने जहन से मुकम्मल तौर पर निकाल दो। ठीक है आकिल भाई, जो आपका हुक्म होगा वही करूँगा, अहमद जमाल ने गर्दन खम करके कहा और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, लेकिन कम अज़ कम खुदारा मुझे तो बता दीजिए कि आप खुद क्या हैं। आपने एक इतने बड़े शैतान का खात्मा कर दिया। मेरे खुदा, तय खाने का वो माहौल कोई फिल्मी मंजर तो कहा जा सकता है, लेकिन उसकी हकीकत सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद मुझे एक ख्वाब की सी कैफियत मालूम होती है। वो सब कुछ सच था आकिल भाई। मैं इतना अहमक हूँ कि आपसे यह सवाल कर रहा हूँ। आकिल भाई, आपको मेरे साथ ही क़याम करना होगा। इस रात कम अज़ कम इस रात मुझे तन्हा ना छोड़ें। हालांकि मैं तो ये चाहता हूँ कि अब जब तक आपका क़याम वीरगढ़ में है आप मेरे साथ ही रहें, बल्कि आपको मेरे साथ रहना होगा। तुम अपनी कैफियत संभालो अहमद जमाल, बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहे हो, मुझे इसका एहसास है, लेकिन आप खुद सोचें, किसी भी शख्स को चाहे वो कितना ही दलेर हो, अगर ये मंजर दिखा दिए जाएं तो उसकी कैफियत क्या मुझसे मुख्तलिफ होगी? छोड़ो इन बातों को। कमलेश्वरी के बारे में कुछ नहीं मालूम हो सका। शमशेरा आज भी मेरे लिए मुअम्मा बनी हुई है। हालांकि पुरुषोत्तम लाल से मुझे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं और यकीन था कि उससे कुछ मालूम हो जाएगा। यूँ लगता है अहमद जमाल जैसे कोई बहुत ही मजबूत किस्म का अकीदा इस सिलसिले में कार फरमा हो और दीन धर्म के नाम पर जज्बाती कैफियतें तारी हो गई हों। पुरुषोत्तम लाल ने खुदकुशी कर ली, लेकिन इस बारे में ज़ुबान खोलना मुनासिब नहीं समझा। क्या है ये चक्कर, क्या है? खुदा ही बेहतर जानता है, लेकिन अजय चंद का पता चल जाता तो सारे मसले हल हो जाते। चलो छोड़ो, देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है, मैंने कहा और फिर मुस्कुराकर अहमद जमाल को देखता हुआ बोला, मेरा ख्याल है मेरी जिसामत तुम्हारी जिसामत से बिल्कुल मिलती जुलती है। अहमद जमाल चौंक पड़ा। समझा नहीं? भाई मुझे अपने कपड़े उधार दे दो, सुबह वापस कर दूंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, खुदा की कसम जो जी चाहे ले लीजिए, अभी लाता हूँ। और हाँ सुनिए, कुछ खाना पीना पसंद करेंगे? पीना पसंद करेंगे, बशर्ते के चाय का माकूल बंदोबस्त हो जाए। हो जाएगा, आप इत्मीनान रखें।
अहमद जमाल वहां से उठा, अपने कमरे में पहुंच गया। फिर वह मेरे लिए लिबास ले आया और मैं ये लिबास लेकर गुसल खाने में दाखिल हो गया। बाहर निकला तो अहमद जमाल मौजूद नहीं था, लेकिन कहीं से चाय की सौंधी सौंधी खुशबू उठ रही थी। मैं मुस्कुराता हुआ सोफे पर दराज हो गया। कुछ देर के बाद अहमद जमाल ट्रे सजाए हुए अंदर आ गया। ट्रे में कुछ खुश्क मेवे और चाय के बर्तन रखे हुए थे। लुत्फ दे गई ये चाय। इस वक्त शदीद ज़रूरत महसूस हो रही थी। हम लोग चाय के दौरान भी इस मौजू पर गुफ्तगू करते रहे। अहमद जमाल बता रहा था कि वीरगढ़ में पुरुषोत्तम लाल को एक देवता की हैसियत से पूजा जाता है, और अगर हिंदुओं को ये मालूम हो जाए कि वो देवता उनके दरमियान से उठ चुका है तो उनकी कमर टूट जाएगी। फिलहाल तुम उनकी कमर के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि अपना काम उसी अंदाज में जारी रखो जिस तरह करते रहे हो। किसी को शुबा नहीं होना चाहिए, वरना मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। नहीं, बस एक बार आपने हदायत कर दी। मैं इतनी कच्ची तबीयत का इंसान नहीं हूँ कि अपने आप को पुरुषोत्तम लाल का कातिल जाहिर करने की कोशिश करूँ। मगर अब तो मुझे बता दीजिए, क्या आकिल भाई आप क्या हैं? वो ढांचे यकीनी तौर पर हमें नुकसान पहुँचाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, और कुछ होने ही वाला था कि आपने उन्हें रुक जाने का हुक्म दिया और वो किसी और के हुक्म के ताबे थे रुक गए, और इस तरह जोर लगाते रहे जैसे अपने जिस्म की सारी ताकत सरफ कर रहे हों। मैं सब कुछ देख रहा था, सब कुछ महसूस कर रहा था, मगर यह समझने से कासिर हूं कि ऐसा कैसे हुआ। मैंने मुस्कुराकर अहमद जमाल को देखा और कहा, भाई अहमद जमाल, हर शख्स का अपना अपना काम होता है। तुम भी तो ऐसे कातिलों का सुराग लगा लेते हो जो बड़ी मनसूबाबंदी के बाद कत्ल करती हैं और अपने आप को रूपोश कर लेती हैं, लेकिन बिल आखिर तुम अपनी तरबियत के जरिए उन्हें तलाश कर लेती हो। बस यूं समझ लो कि मुझे इस तरह अपना तहफ़्फ़ुज़ करना आता है। तजस्सुस मुनासिब नहीं होता, बेहतर है कि इस सिलसिले में खामोशी इख्तियार कर लो। बहालत मजबूरी खामोश हो जाता हूँ, वरना मेरा तजस्सुस तो शायद कभी ख़त्म ना हो। अब अपने घर बुलाया है तो आराम करने का मौका भी दो, मुझे नींद आ रही है, मैंने कहा, और अहमद जमाल जल्दी से खड़ा हो गया। फिर हंसने लगा और बोला, दिल तो चाहता है कि आपसे बड़ी बेतकल्लुफ़ी से गुफ्तगू करूं, लेकिन डरता हूं भाई, बुरी तरह डरता हूं। इसलिए ये भी नहीं कहूँगा कि आप बेहद चालाक हैं और बड़ी खुश असलूबी से मेरे सवाल को टाल गए। मैं हंसने लगा। अहमद जमाल ने मुझे सोने के लिए कमरा बता दिया और दरवाजे पर खड़ा होता हुआ बोला, बहालत मजबूरी जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि आपने आराम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है, वरना जी तो चाहता है कि सारी रात बैठा आपके पास आपसे यही सवाल करता रहूं कि आप कौन हैं। खुदा के लिए मुझे बता दीजिए कि आप कौन हैं। आप तो ये सवाल नहीं करोगे ना तुम, मैंने उंगली उठाते हुए कहा, और वो हंसकर शाने झटक कर वापस मुड़ गया। फिर दरवाजे से निकलता हुआ बोला, सो नहीं सकूंगा सारी रात, आखिर इंसान हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो निगाहों से ओझल हो गया तो मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। सजा सजाया कमरा था, गालिबन वो अपनी ख्वाबगाह के तौर पर इस्तेमाल करता था, लेकिन आज की रात उसने ये ख्वाबगाह मुझे सौंप दी। मैं बिस्तर पर जा लेटा। अब अहमद जमाल के बारे में ये मालूम करना ज़रूरी नहीं था कि वो खुद रात किस तरह गुजारेगा। मेरे जहन में बेशुमार ख्यालात आ रहे थे। वो मंजर मेरे लिए भी काफ़ी सनसनीखेज था जो पेश आ चुका था। पुरुषोत्तम लाल यकीनी तौर पर एक चालाक आदमी था, लेकिन वो कौन सा ऐसा जज्बा था जिसके तहत उसने खुदकुशी कर ली और कमलेश्वरी या शमशेरा के बारे में कुछ बताना पसंद नहीं किया। शमशेरा का तस्वुर तो अब मेरे लिए धुंधला सा गया था, लेकिन उसकी ज़ात के तजस्सुस ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं उसके बारे में मालूम किए बगैर चैन नहीं ले सकता था। ना जाने क्यों दिल में ख्याल आया कि अजय चंद को जहनी तौर पर तलाश करूं, और मैं उठ गया। उस वक्त मैं अपनी तमाम तर जहनी कुव्वतें इस्तेमाल करना चाहता था, चुनाचे मैंने उसके लिए तैयारियां की और फिर अपने जहन को मसरूफ़ कर लिया। अजय चंद से मेरी वाकफियत भी थी और उसके जहन तक पहुंचना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, बशर्ते कि वो मेरे जहनी अमल के दायरे में हो। मेरा दिमाग दुखता रहा, मेरा तस्वुर जगह जगह उसे तलाश करता रहा, लेकिन अजय चंद की जहनी लहरें मुझे वसूल नहीं हुई। बहुत देर तक ये कोशिश करने के बाद मैं हार गया, लेकिन शमशेरा अभी बाकी थी। चुनाचे मैंने अब जहनी तौर पर उसे तलाश करना शुरू कर दिया, और 1.5 घंटे की मुसलसल कोशिश के बावजूद शमशेरा की जहनी लहरें भी मुझे वसूल नहीं हुई। वो यकीनी तौर पर मेरी जहनी पहुंच के दायरे से बाहर थी। दिमाग इस तरह दुख गया था कि अब सर को हाथ नहीं लगाया जा रहा था। छूता तो दुखने लगता। चुनाचे पुरसुकून होकर लेट गया, लेकिन कमबख्त ख्यालात भला आसानी से कैसे जहन से दूर हो सकती हैं। मैं बहुत देर तक अपने आप को पुरसुकून करने की कोशिश करता रहा। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो गया था, लेकिन नींद की कोशिशों में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। वीरगढ़ आने का मकसद यही था कि अजय चंद का पीछा करता हुआ शमशेरा तक पहुंच जाऊं। यहाँ जो कुछ हुआ था वो एक अलग नौइयत का हामिल था, मगर इससे मुझे अपने मकसद में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। क्या किया जाए?
और फिर रात का ना जाने कौन सा पहर था जब एक तस्वुर मेरे जहन में आया। फिर यह तस्वुर मुझे खासा दिलचस्प महसूस हुआ। यकीनी तौर पर इस अमल से कम ये फैसला हो जाएगा कि अजय चंद और शमशेरा यहाँ वीरगढ़ में मौजूद हैं या नहीं। मैंने सोचा था कि पुजारी अर्जुन दास को अपनी जहनी कुव्वतों के जाल में फांसूंगा। उसे हुक्म दूंगा कि वो नाग मंदिर में ऐलान कराए कि पीतल नवाज का अजय चंद जहाँ भी हो नाग मंदिर पहुँच जाए और उससे राब्ता करे। वो उसे पुरुषोत्तम लाल का कोई पैगाम देना चाहता है। बड़े पुजारी के मुंह से निकला हुआ ये ऐलान यकीनी तौर पर बेहतर नौयत का हामिल होगा और हो सकता है कि अजय चंद वहां पहुंचने की कोशिश करे। ये तदबीर निहायत कामयाब हो सकती थी और इसने मुझे इतना इत्मीनान बख्शा कि बिल आखिर मुझे नींद आ गई। सुबह को अहमद जमाल मेरा बाकायदा मेज़बान बना हुआ था। हर तरह की आसाइशें फराहम कर दी थी उसने मेरे लिए और बहुत खुश नज़र आ रहा था। कहने लगा, मैंने स्टेशन फ़ोन कर दिया है कि मैं मसरूफ़ हूँ, कोई काम हो तो मुझसे यहीं राब्ता कायम किया जाए। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ओहो, खैरियत? मैंने सवाल किया और वो हंसने लगा। फिर बोला, आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगा जनाब आकिल भाई। सारी रात पागलों की तरह सोचता रहा हूँ। कसम ले लीजिए, मेरी आंखों से अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक लम्हे के लिए भी नींद नहीं आई। वहाँ तो जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अब यह सवाल मेरे लिए इंतहाई अहम नौयत का हामिल है कि आप कौन हैं? धत तेरे की, वही टेढ़ी की टेढ़ी। मैंने हंसते हुए कहा, अब तो आप ही से सीधा कर सकेंगे। अहमद जमाल बोला। अहमद जमाल, कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं जो इंसान सिर्फ महसूस कर सकता है, उनका इजहार नहीं कर सकता। बस यूं समझ लो मेरे दोस्त कि तुम्हें कुछ बताना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। आप इतनी संजीदगी से ये बात कह रही हैं? हाँ, तब तो बड़ी मुश्किल हो गई। मेरी सारी कोशिशें खाक में मिल गईं। मैंने बड़ी बड़ी तदबीरें सोची थी कि आपसे किस किस तरह मालूम करूंगा। ये भी सोचा था कि आखिर मैं आपको अपनी कसम दे दूंगा। तुम बिल्कुल बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। छोड़ो इन बातों को। अब वाकई छोड़ दिया, अहमद जमाल ने कहा। हम नाश्ते से फारिग हुए और फिर मैं अहमद जमाल से कहने लगा, अजय चंद की तलाश के लिए रात को काफ़ी गौर करने के बाद मैंने एक फ़ैसला किया है। क्या? उसने सवाल किया और मैं प्रोग्राम के बारे में बताने लगा। अहमद जमाल ने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाकर कहा, अच्छी तदबीर है। इसमें कोई शक नहीं है कि अजय चंद यहाँ पुरुषोत्तम लाल का इंतज़ार कर रहा होगा। हो सकता है कि वो ये सोचे कि अर्जुन दास पुरुषोत्तम लाल का पैगाम उसे दे रहा है। मगर ये बताइए कि अगर अजय चंद अर्जुन दास के पास पहुंचेगा तो आपको कैसे मालूम होगा? अरे हाँ, मैं भी कितना अहमक हूँ। आपने बताया था कि अर्जुन दास ये ऐलान करेगा और ये ऐलान जाहिर है वो आप ही के हुक्म से करेगा। काश हमें भी कोई ऐसी कुव्वत हासिल हो जाती थोड़े ही दिनों में। इंस्पेक्टर से डीएसपी, डीएसपी से एसपी, फिर डीआईजी और उसके बाद आईजी बन जाते। जानते हैं किस तरह? किस तरह? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। कोई भी केस होता, मुजरिमों को जहनी तौर पर हुक्म देते कि वो मां सबूतों के हाजिर हो जाएं और मुजरिम हाथ बांधे हमारे सामने पहुंच जाते। हम उन्हें गिरफ्तार करते, उनसे सबूत हासिल करके अदालतों में पेश करते। जाहिर है कि इसके बाद नाम ही नाम होता। मैं हंस पड़ा। उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, तो फिर आप कब से ये काम करेंगे? आज ही। देर करने की क्या ज़रूरत है? तो फिर मेरा यहाँ रुकना तो बिल्कुल ही बेकार हुआ। हाँ, अपने फ़राइज़ से गफलत नहीं करनी चाहिए। चलो तैयार होकर थाने जाओ, मैं अपना काम करता हूँ। इसके बाद मैंने वही हुलिया बनाया, धोती कुर्ता और सारी शक्ल सूरत जो मुझे शंकर लाल बना देती थी, और इस तरह मैं खुफिया तौर पर नाग मंदिर की जानिब चल पड़ा, जहां मुझे बड़े पुजारी अर्जुन दास से मुलाकात करके उसे अपने जाल में फांसना था। लेकिन नाग मंदिर में अर्जुन दास की भी अपनी एक हैसियत थी। हर आदमी बराह रास्त उससे नहीं मिल सकता था। चुनाचे इसके लिए मैंने ये किया कि बहुत से फल, मिठाइयाँ और तोहफे तहाइफ खरीदे, फूलों के हार लिए और इसके बाद नाग मंदिर जा पहुंचा। इस बात का मुझे यकीन था कि कोई मुझे मेरी असल शक्ल और सूरत में नहीं पहचान सकेगा। मैंने इस सारे साजो सामान के साथ पहले मंदिर के छोटे पुजारियों से मुलाकात की और एक शख्स से कहा, मैं महाराज अर्जुन दास का सेवक हूँ। ये सब कुछ उनके लिए लाया हूँ। उन्होंने मेरा इतना बड़ा काम किया था कि मैं बता नहीं सकता। मंदिर को भी एक बहुत बड़ी रकम देना चाहता हूँ। बराहे करम मुझे महाराज अर्जुन दास की सेवा में पहुँचा दो। इतनी सारी चीज़ों के साथ अगर कोई किसी जगह पहुँचे तो बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। चुनाचे मेरी मुश्किल भी आसान हो गई और मुझे बड़े पुजारी की रिहाइशगाह पर पहुँचा दिया गया। नाग मंदिर के माहौल से यह अंदाज़ा होता था कि तय खाने में होने वाली कार्रवाई का अभी किसी के फरिश्ते को भी इल्म नहीं है। अर्जुन दास जी ने बड़े नाज नखरों के साथ मुझसे मुलाकात की, मगर जब ये सारी चीज़ें मैंने उन्हें भेंट की तो उनका रवैया भी नरम हो गया। हम तो तुम्हें पहचानते नहीं, कौन हो तुम और इतना तकल्लुफ़ क्यों किया हमारे लिए? देवता भला पुजारियों को कैसे पहचान सकती हैं? ये तो पुजारी ही होता है महाराज अर्जुन दास, जो अपने देवता की भक्ति करता रहता है। आप तो मेरे लिए इतने महान साबित हुए हैं कि मैं बता नहीं सकता। आओ अंदर आ जाओ, हमें बताओ क्या हुआ था।
पुजारी जी ने कहा और मैं उनकी रिहाइशगाह में दाखिल हो गया। पुजारी जी ने दरवाज़ा बंद कर लिया क्योंकि ये जो कुछ भी था खुसूसन उनके लिए था और मंदिर से इसका ताल्लुक नहीं था। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा और फिर खुद भी मरगशाला पर जा बैठे। वो सचमुच अपने आप को बहुत महान समझने लगे थे। मैंने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखते हुए कहा, दरअसल महाराज, आपने अभी मेरा काम नहीं किया है बल्कि अब करेंगे। ये तो एक तरह से एडवांस है आपके लिए, मैंने लहजा बदल कर कहा। और अर्जुन दास जी चौंक कर मुझे देखने लगे, फिर बोले, हम समझे नहीं, सब कुछ समझा दूंगा आपको। मेरा एक काम करना है आपको अर्जुन दास जी, और आप मेरी आंखों में पढ़ सकते हैं कि वो काम क्या है। अर्जुन दास ने निगाहें उठाकर मुझे देखा और यही लम्हा मछली के जाल में आने का था। मैंने उसे अपनी आंखों के जाल में जकड़ लिया और उसकी आंखें पलके झपकना भूल गईं। वो मुझे देखे जा रहा था और मैं अपनी जहनी कुव्वतें उसके जहन में मुंतकिल कर रहा था। जब मैंने महसूस किया कि वो बेजान हो चुका है और अब सिर्फ मोम की एक मूरत है जिसे मैं जो शक्ल चाहूं दे लूं, तो मैंने उससे कहा, काम बहुत छोटा है महाराज अर्जुन दास। शाम की पूजा में आप सारे लोगों के सामने ये ऐलान करेंगे कि पीतल नवाज से आने वाला अजय चंद जहां भी है अपने साथ आए हुए मेहमान के साथ नाग मंदिर पहुंच जाए। महाराज पुरुषोत्तम लाल उससे मुलाकात करना चाहते हैं। आप अपने तमाम दासों को भी हुक्म देंगे कि वो ये ऐलान पूरे वीरगढ़ में कर दें। समझे महाराज, ये काम करना है आपको। और सुनिए, इस दौरान मैं आपकी इस रिहाइशगाह ही में रहूंगा। आप खुद मुझे दावत देंगे और मेरी खिदमत करेंगे। फिर जब अजय चंद आपके पास पहुंचेगा तो आप उसे और उसके साथ जो कोई हो साथ लेकर उस जगह आ जाएंगे। बस इतना सा काम है महाराज, और ये कोई हैसियत नहीं रखता। अब थोड़ी देर के बाद आप ज़हनी तौर पर बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे और मुझे अपने एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान का दर्जा देंगे। ठीक है बस, मैंने कहा और अर्जुन दास जी से ज़हनी राब्ता तोड़ लिया। और इसके बाद मैं इनकिसारी से उनके सामने बैठ गया। अर्जुन दास जी मुझे देखते रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़हनी कुव्वतें वापस आ गईं। उन्होंने चौंक कर मुझे देखा और बोले, तो महाराज अब ये बताइए मैं और क्या सेवा करूं आपकी। मैंने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, बस इतना ही काफ़ी है जो आपने कर दिया हमारे लिए। मगर मुझे तो कुछ याद नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया था। कहा ना महाराज, बड़े आदमी छोटे छोटे एहसानात को याद नहीं रखते। अब मेरे लिए क्या हुक्म है, मैंने पूछा और अर्जुन दास जी मुझे देखते रहे, कुछ खो से गए। फिर चौंक कर बोले, तुम हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हो, हमारे साथ कुछ वक्त गुजारो, हमें खुशी होगी। आप हुक्म देते हैं तो ठीक है। कहाँ रहना है मुझे? यहीं इसी जगह। यहाँ तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये बात भला मुझसे ज़्यादा और कौन जान सकता था कि यहाँ मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। चुनाचे मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई। शाम को मेरी हदायत के मुताबिक महाराज अर्जुन दास ने पूजा के बाद यह ऐलान किया कि अजय चंद जो पीतल नवाज से अपने किसी मेहमान के साथ आया है फौरन अर्जुन दास के पास पहुंच जाए। पुरुषोत्तम लाल जी उससे मिलना चाहते हैं। स्वामी अर्जुन दास ने अपने दूसरे आदमियों से भी कहा कि ये इतला वो जगह जगह पहुंचा दें। और इसके बाद उनका काम खत्म हो गया। मैं इंतज़ार करता रहा। ये रात गुजारी। मैं आराम से अर्जुन दास जी की ख्वाबगाह में सोया था और उन्होंने रात चटाई पर सोते हुए गुजारी थी। दूसरी सुबह तकरीबन 10:30 बजे जब स्वामी अर्जुन दास जी मेरे पास ही बैठे हुए थे, एक पुजारी ने ठाकुर गिरिजनाथ के आने की इतला दी और अर्जुन दास ने उन्हें अपनी इसी रिहाइशगाह में बुलवा लिया। गिरिजनाथ जी एक लहीम शहीम आदमी थे, लेकिन सूरत बड़ी अजीबोगरीब थी। दोनों हाथ जोड़कर वो अर्जुन दास के सामने झुक गए और फिर उन्होंने कहा, महाराज मुझ तक इतला पहुंची थी कि आप पीतल नवाज के बड़े पुजारी अजय चंद जी से मिलना चाहते हैं। अजय चंद जी अपनी एक देवदासी के साथ मथुरा से यहाँ आए थे। शायद महाराज पुरुषोत्तम लाल से मिलना चाहते थे, लेकिन चूंकि महाराज नाग मंदिर में मौजूद नहीं थे, चुनाचे उन्होंने मेरे साथ क्याम किया क्योंकि मैं उनका बहुत पुराना दोस्त हूँ। वो इंतज़ार करते रहे महाराज पुरुषोत्तम लाल जी का और इसके बाद परसों सुबह वो यहाँ से चले गए। मेरा दिल धक से हो गया। मैंने फ़ौरन ही इस सिलसिले में मुदाखलत की और गिरिजनाथ से पूछा, कहाँ चले गए अजय चंद जी? स्वामी अर्जुन दास भी चौंक कर मुझे देखने लगे। यह सवाल मेरे मुंह से उनके लिए गैर मुतवक्का था। गिरिजनाथ ने मेरी तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा, ये साधु संत किसी को बताकर कहाँ जाते हैं महाराज? हालांकि अजय चंद महाराज से मेरी बहुत पुरानी यारी है, मगर वो ठहरे भगवान के दास, हम ठहरे गुनाहगार। हम तो पूछ भी नहीं सकते कि वो कब क्या कर रहे हैं। बस परेशान रहे थे उन दिनों, बड़ा इंतज़ार कर रहे थे पुरुषोत्तम लाल जी का। मुझसे भी कह रखा था कि गिरिजनाथ जैसे ही पुरुषोत्तम लाल जी के आने की इत्तला मिले फ़ौरन ही उन्हें खबर कर दूं। मैं तो रोज़ाना ही नाग मंदिर आता हूँ, मगर पुरुषोत्तम लाल जी के बारे में कोई खबर ही नहीं मिली थी। बिलाखिर मजबूर होकर उन्होंने कहा, अच्छा गिरिजनाथ, अब हम चलते हैं। मैंने पूछा कि महाराज कहाँ जाएंगे, तो मुस्कुराकर खामोश हो गए और परसों चले गए। मैंने सवाल किया, हाँ महाराज, रेल से गए हैं? हाँ। बिल्कुल नहीं पता चला तुम्हें कि कहाँ गए हैं? नहीं।
उनके साथ जो देवदासी थी वो भी साथ ही चली गई। हाँ महाराज। देवदासी खुश थी? हम समझे नहीं। मेरा मतलब है कि तुम देवदासी से मिलते तो रहे होगे। हाँ महाराज, सेवा कर रहे थे हम उनकी, वो खुश थी। अब ये हमें क्या मालूम, गिरिजनाथ ने कहा और मैं खामोश हो गया। बड़ा अफसरदा हो गया था मैं इस इत्तला के मिलने के बाद। अब इस बात में कोई शक व शुबा नहीं था कि मेरी जहनी कुव्वतें जो उनका जवाब मौसूल करने में नाकाम रही थीं, इसकी बुनियादी वजह यही थी कि वो लोग यहाँ मौजूद नहीं थे। और जब वो वीरगढ़ में नहीं थे तो मेरा भला वीरगढ़ में रहने का क्या जवाब था। थोड़ी देर के बाद गिरिजनाथ जी तो चले गए, लेकिन स्वामी अर्जुन दास ने मुझसे पूछा, महाराज आप इस बारे में सवालात क्यों कर रहे थे? बस ऐसे ही अर्जुन दास जी। अच्छा तो फिर अब हमें इजाज़त दें, चलते हैं। अरे भाई कहाँ, मेहमान रहें कुछ अरसे। आपके रहने से मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं मुस्कुरा दिया। कोई खास जवाब नहीं दिया मैंने अर्जुन दास को। फिर जब अर्जुन दास जी किसी काम से चले गए तो मैं भी मंदिर से बाहर निकल आया। बड़ा बददिल हो गया था यहाँ आकर। जो हंगामा खेजियाँ की गई थीं वो तकरीबन बेकार ही साबित हुई थीं। कोई नतीजा नहीं निकला था उनका, सिवाय इसके कि ये मालूम हो गया कि जो इतला मैंने मथुरा से हासिल की थी वह दुरुस्त थी। अजय यहाँ आया ज़रूर था, लेकिन इंतज़ार करने के बाद यहाँ से चला गया। हो सकता है वो कोई और पता लगाकर पुरुषोत्तम लाल जी की तलाश में निकला हो, मगर कहाँ गया है? नाग मंदिर से निकलने के बाद सीधे अहमद जमाल की तरफ रुख करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो थाने में मौजूद था। मुझे देखकर खुशी से उछल पड़ा। चंद सिपाही भी उसके सामने मौजूद थे। उन्होंने अहमद जमाल की इस कैफियत को अजीब सी निगाहों से देखा। अहमद जमाल ने कहा, घर चलें? कोई ख़ास काम तो नहीं है तुम्हें? आपको घर ले जाने से ज़्यादा और क्या ख़ास काम हो सकता है, आइए चलते हैं। थोड़ी देर के बाद मैं अहमद जमाल के घर पहुंच गया। अहमद जमाल ने कहा, पहले ये बताइए कि आपका काम हुआ या नहीं? नहीं यार, सारा मामला चौपट हो गया। क्या मतलब? और जवाब में मैंने उसे वो सारी तफसील बता दी जो अर्जुन दास के साथ पेश आई। अहमद जमाल पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा, फिर बोला, भला उसकी क्या मजाल थी कि वो आपको सही बात ना बताता? यकीनी तौर पर उसे अब ये बात मालूम नहीं होगी कि अजय चंद कहाँ गया है। हाँ, मुझे इस बात का यकीन है। ये तो वाकई अफसोस की बात है, आप कमलेश्वरी को तलाश नहीं कर सके। हिंदुस्तान बेशक एक वसी मुल्क है, लेकिन कहाँ छुपेंगे वो लोग? मेरी निगाहों से छुप नहीं सकेंगे। मैं ये राज मालूम करके रहूँगा अहमद जमाल। तो अब क्या इरादा है आपका आकिल भाई? जाना होगा? मुझे जाना होगा? ओहो, इसका मतलब है कि हाँ अहमद जमाल, अब वीरगढ़ में मेरी कोई गुंजाइश नहीं रह गई। यानी आप चले जाएंगे और मैं? हाँ, मुझे जाना चाहिए। तुम्हारी मेहरबानियों का बेहद शुक्रिया। तुम हमेशा याद रहोगे मुझे, और मैं जैसे आपको भूल जाऊंगा। अहमद जमाल ने मुझे अपने चंद जोड़े दिए। ज़रूरी नहीं था कि मैं अपना यही हुलिया बरकरार रखता, लेकिन अजय चंद को तलाश करने के लिए अब मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था। पता नहीं वीरगढ़ से निकलकर वो कहाँ गया होगा। अहमद जमाल मुझसे बहुत मुतासिर था। सादा लिबास में वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आया। मैंने कोई ख़ास तयन नहीं किया था, बस थोड़ी देर के बाद जो ट्रेन आई उसमें बैठ गया। अहमद जमाल ने मुझे ट्रेन के आखिरी स्टॉप का टिकट खरीद कर दिया और फिर उसने अफसरदा चेहरे और नमनाक निगाहों से मुझे खुदा हाफिज कहा। थोड़ी देर के बाद रेल आगे बढ़ गई, लेकिन मेरे सामने कोई मंजिल नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था। एक बार फिर मैं खलाओं में भटक रहा था।